नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल टैक्स सेवी टीचर्स में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एक सैलरीड पर्सन की जो पूरी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है जब तक कि इनकम टैक्स जो एक्ट है उसके प्रोविजंस के तहत तहत कोई छूट उसको ना मिले हो। परंतु एक आम एम्प्लॉय के लिए ये जानना भी बहुत मुश्किल होता है कि उसकी सालाना इनकम कितनी है, कैसी उसकी सैलरी कितनी बन रही है, कौन कौन से टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल है उसके लिए, कितनी टैक्स उसका बन रहा है, और टैक्स रिजीम जो है हमारे ओल्ड और न्यू, उनमें से कौन सा टैक्स रिजीम उसको ऑप्ट करना ताकि उसको टैक्स को मिनिमाइज कर सके। तो ये सब चीजें उसके लिए रियली बहुत मुश्किल होती है और वो किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको टैक्स की प्लानिंग करने में बहुत मुश्किलें आती है और उसको अल्टीमेटली फाइनेंशियल जो लॉस है वो भी हो सकते हैं। लेकिन साथियों, अब आपको इसकी चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ये वीडियो जो लेकर के आ रहा हूं उसमें तमाम जो इनकम टैक्स असेसमेंट को लेकर के जो तकनीकी पहलू है उन पे मैं बात करूंगा, जानकारियां दूंगा, और साथ में एक ऐसे टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेटर को भी आपके लिए लेके आ रहा हूं जिनसे की सहायता से आप इन सब चीजों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो साथियों, इस चीज के लिए कि आपको बहुत सारी जानकारियां तो मिलेगी ही, साथ में जो हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर है उस पर कैसे काम करना है और कहां से आपको वो मिलेगा, इन सब के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है टोटली टैक्स सेवी लोगों के लिए है, जिसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स को मैं अक्सर डिस्कस करता हूं और प्रोवाइड कराता हूं। तो आपने अगर मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो होगा अपलोड तो आपको तुरंत वो मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपना जो टैक्स कैलकुलेटर है उसको डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ वो तमाम जो तकनीकी पहलू है, सारी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है और इसमें जो वो फाइल जो हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वो यहाँ पे इनकम टैक्स एंड सैलरी कैलकुलेटर के नाम से मैंने सेव कर रखी है अपने डेस्कटॉप पे। और ये उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है यहाँ से, इस तरह से। तो सबसे पहला ये पेज आपके सामने होना चाहिए जब भी आप इसको यूज करेंगे। तो ये पेज आपके पास बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, और यहाँ पे कुछ जानकारियां हैं। इस कैलकुलेटर को यूज करने से आपको क्या क्या हेल्प होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत कम जो आपको इनपुट देना है और बहुत सारे आपको रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ में आप प्री फिल्ड डाटा को भी यूज कर सकते हैं, और आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की जानकारी हो आपको, ऐसा आवश्यक नहीं है। सिंपल से आप इस वीडियो को देख करके इसको काम में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो इस पे काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये ऑल इन वन कैलकुलेटर है, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जिसमें खास तौर पे आपकी जो एनुअल जो सैलरी की डिटेल है मंथ वाइज, वो उसकी एक पर्टिकुलर शीट आपके सामने इससे निकल करके आएगी, जिसको आप देखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड जनरली मेंटेन नहीं कर पाते एम्प्लॉयज। और एनुअल ग्रोथ सैलरी भी इसके साथ कैलकुलेट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि सालाना इनकम कितनी है आपकी। और टैक्स डिडक्शन और जो एग्जाम्पशन है उनको लेकर के क्लियरिटी मिलेगी। एक्चुअली जो हमारे हाउस रेंट जो लोग पे करते हैं उसकी कैलकुलेशन को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों को, तो उसको लेकर के मैंने अलग से इसमें कैलकुलेटर बना रखा है कि जिसमें वो सारे प्रोविजंस बता रखे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें वर्क करती है। इनकम डिक्लेरेशन सीट जनरेट हो जाती है जो आपको डीडीओ को प्रोवाइड करानी होती है। एग्जैक्टली हम जो अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं तो वो सीट इसमें अपने ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और खास बात यह है कि हमारा जो टैक्स की जो असेसमेंट है अब दो अलग अलग रिजीम्स के अंदर होती है। और एक ओल्ड जो कि हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है, और एक हमारा न्यू टैक्स रिजीम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो दोनों के अंदर अलग अलग कैलकुलेशन हो और उनमें कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है वो इसके अंदर एक कंपैरिजन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम मुझे बेनिफिशियल है।
डिटेल्ड टैक्स कंप्यूटेशन सीट मिलती है जिसमें आपकी टोटल डिडक्शन, सब ग्रोस सैलरी डिडक्शंस, टैक्स के अलग अलग स्लैब्स के अंदर आपकी कैलकुलेशन कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, वो डिटेल्ड कंप्यूटेशन सीट भी आपको इस कैलकुलेटर में मिलेगी। साथ में आपको सैलरी स्लिप, डेफिनेटली हर पर्सन को कई बार जो ना सैलरी स्लिप आसानी से नहीं मिल पाती, उसके लिए कई लोगों से रिक्वेस्ट करनी होती, तो इसमें आप अगर सारा काम कर लेते हो तो सैलरी स्लिप्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और साथ में यूजफुल इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं यही निवेदन आपसे करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा है कि प्लीज सेलेक्ट डाटा एंट्री बोर्ड बिलो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको ये सेलेक्ट मिलेगा जब भी आप सॉफ्टवेयर यूज करने शुरू करेंगे। तो इसमें जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है इंडिविजुअल एंट्री या फिर स्टाफ एंट्री फ्रॉम पोर्टल डाटा। डेफिनेटली आप इंडिविजुअल भी अपनी अलग से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी पर्सनली एंट्री करके, लेकिन अगर आपके पास एम्प्लॉय पोर्टल है और उस पर कोई डेटाबेस बना हुआ है तो उसमें जो डाटा प्रोवाइड करा रखा है उसको यूज करके भी इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। उसका फायदा यह है कि आप बल्क में जो एंट्रीज है वो आपको करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके पोर्टल से डाटा लिया और उसमें हर एक पर्सन की आईडी एंटर करते जाओ, वो सारी इंफॉर्मेशन फेच होती रहेगी। तो इसके लिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ पहले इंडिविजुअल एंट्री के साथ कैसे काम करेगा। तो यहाँ से प्रोसीड का एक बटन ओपन होता है और प्रोसीड यहाँ से करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पे देखो 1 से लेके 18 तक की एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है। वो एंट्रीज कैसे करनी है, आपको मैनुअली करनी है। यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस दे रखा है उसके अंदर कुछ में आपको वैलिडेशन दे रखा है जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और कुछ में आपको इंडिपेंडेंट एंट्री करनी है। लेकिन कोई भी आपका जो है ना ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, मतलब ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट जरूर करना है। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन है वहां पे आप ब्लैंक रहने दें जहाँ पे आपको एंट्री करनी है और आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। साथ में पार्ट सेकंड में है, वहां पे भी आपको कुछ नए मोबाइल नंबर वगैरह ये चीजें एंटर करनी है। तो ये तो आपकी इंडिविजुअल एंट्री करनी है, मतलब मैनुअल एंट्री वाला पेज है। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा है, स्टाफ की जो बल्क एंट्री वाला, उसके लिए दूसरा ऑप्शन चूज किया स्टाफ एंट्री फ्रॉम पोर्टल डाटा। तो इसके लिए पोर्टल प्रोसीड का ये बटन यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे जाते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे एक अलग सा पेज खुल जाता है, अलग सी एक सीट खुल जाती है। और इसको समझना है पहले कि यहाँ पे येलो सेल में, येलो कलर में कुछ सेल्स दी हुई है, कुछ स्पेस दे रखा है। उसमें स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है, जोन का नाम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपने कॉरपोरेशन के सारे जोन्स का नाम यहाँ पे इसके अंदर वैलिडेशन में डाल रखा है, जो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन नेम बाय डिफॉल्ट या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली आ रहा है। आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे स्कूल का नाम, क्योंकि मैं स्कूल में काम करता हूँ तो स्कूल का नाम यहाँ से मैंने मान लो डाल दिया। जैसे आप डालना चाहेंगे वैसे आप लिख सकते हैं ऐसे। मैं यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके साथ हम काम करेंगे। अब क्या आता है इसमें, स्टाफ बेसिक क्या है ये एडुलाइव पोर्टल पे हमारा जो डाटा होता है मंथली स्टेटमेंट का जो एक सेक्शन है उसके अंदर, उसमें मंथली स्टेटमेंट में जा करके हमारा स्टाफ का बेसिक डाटा है ना, उस डाटा को लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली एडुलाइव पोर्टल पे जाना है। एडुलाइव पोर्टल पे जाना है और वहां से डाटा कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट करना। तो मैं करके बता देता हूँ आपको। मेरा यहाँ पे ओपन हो रखा, पहले से मैंने वो पेज ओपन कर रखा डायरेक्टली मंथली स्टेटमेंट पे, जहाँ पे हमारी एम्प्लॉयज का डाटा प्रोवाइड करा रखा है। तो यहाँ पे कौन सा, ये बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको लॉग इन करना एडुलाइव पोर्टल, उसके बाद में ये एमसीडी एम्प्लॉयज के लिए है क्योंकि उनका एक पोर्टल है जिसके बारे में बता रहा हूँ। और उसके बाद में आपकी मंथली स्टेटमेंट की अलग लॉगिन होती है। उस लॉगिन को करने के बाद ये पेज ओपन होता है। इस पेज पे जाकर के यहाँ पे एमएस समरी, ये एमएस समरी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। लेटेस्ट डाटा है, दिसंबर मंथ का अपडेट कर दिया गया। तो यहाँ से इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑल ऑल। और यहाँ से क्या है, कौन सा ऑप्शन लेना, स्टाफ बेसिक डाटा। स्टाफ बेसिक को सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद में डाटा ओपन हो जाता है यहाँ से। अब मैं डाटा को कॉपी करूंगा, हेडिंग्स को नहीं कॉपी करनी मुझे। ये जो ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है वो इन्फॉर्मेशन नहीं करनी मुझे। सीरियल नंबर 1 पे जाना है और इसको यहाँ से सेलेक्ट करना हल्का सा, एक दो एंट्रीज को, और उसके बाद में ऊपर ऐसे कर दिया। और फिर राइट से लेफ्ट में मैंने इसको ऐसे कर दिया, मतलब एंड की एंट्री पर जाना मुझे। जब तक मुझे क्लिक नहीं करना कहीं पे भी। अब शिफ्ट को क्लिक करके मुझे यहाँ से लास्ट एंट्री को मैंने क्लिक कर दिया।
तो यहाँ से डाटा सारा सेलेक्ट हो गया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से मुझे कहाँ जाना है, वापस अपनी फाइल पे, अपने डाटा एंट्री पेज पे जाना, जो कि यहाँ ये ओपन हो जाती है। इसके बाद में सीरियल नंबर, जहाँ पे रेड वाला कलर दे रखा पहले एंट्री का, उस पे जाता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ सिंपली। तो ये सारा डाटा यहाँ पेस्ट हो जाता है। पेस्ट हो जाता है। अब हमें कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, इस पेज पे कुछ भी नहीं करना। हाँ, बस ये ध्यान रहे कि अगर हमें मैनुअली कुछ या चेंजेस करना है तो ग्रीन कलर के जो कॉलम है उनके अंदर रेलेवेंट डाटा नहीं है। ये तो क्योंकि हमारा एक डाटाबेस बना हुआ था, सारे को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करना है, इसलिए मैं ले आया। बाकी ये रिलेवेंट डाटा नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं करना। लेकिन रिलेवेंट जो डाटा है वो ग्रीन नहीं है, वहां जाकर के इंडिविजुअली आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो हो जाएगा। तो ये आपका डाटा एंट्री हो चुका है। इसके बाद में सिंपली आपको अगले पेज पे जाना, नेक्स्ट। और नेक्स्ट कौन सा, एडिशनल डाटा। अब एडिशनल डाटा, क्योंकि कुछ डाटा हमारे लिए और रिक्वायर्ड है, जो कि हमारी मंथली स्टेटमेंट के जो एडुलाई पोर्टल पे नहीं है। तो उसमें क्या क्या डाटा है वो आपको एक एक इंडिविजुअली आपको एंटर करना है। यहाँ पे कुछ कॉलम दे रखे हैं, उनके साथ नाम दे दिए, उनकी BMIDs दे दी। उन BMIDs के सामने उनकी जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। बेसिक पे इन मार्च 2023, मैं अपनी बेसिक पे डाल देता हूँ यहाँ पे। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मंथली अलाउंसेज अदर देन TA DA एंड HRA। मेरा कोई और अलाउंसेज नहीं है इनके अलावा। अगर ग्रुप डी एम्प्लॉयज के होते तो उनको एग्रीगेट कर दो और उनको एंट्री एक बार कर दो यहाँ पे। GPF डिडक्शन इन मार्च 23 मीन्स मैं 5,000 रुपये यहाँ एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एलोटेड रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्योंकि मुझे कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड नहीं करा रखा, तो मेरा लिए यहाँ नो है। और बाय डिफॉल्ट भी इस कॉलम के अंदर नो की एंट्री आएगी। अगर आपने अलॉट करा रखा तो यस को सिलेक्ट कर दे, बस इतना करना है। SLF, एग्जैक्टली कोई SLF अमाउंट होता है उसका जो कटता है, क्योंकि आपको सैलरी डिटेल भी बनानी है यहाँ पे, इसलिए ये सब चीजें करनी है। टैक्स के लिए जरूरी नहीं है कि SLF की एंट्री करें, लेकिन आपको सैलरी डिटेल भी बनानी है अपनी साल की। तो यहाँ पे उसका SLF एंटर कर देना। उसके बाद रिसीविंग HRA इन सैलरी, बाय डिफॉल्ट यस आएगा, सबको HRA मिलता है यस। लेकिन जिसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है उसका भी कटेगा, जिसके स्पाउस को भी अगर कोई अकोमोडेशन मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसका भी HRA कटता है। तो उसको नहीं मिलता, तो यहाँ पे नो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबको पता है कि HRA मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो अपना नो सेलेक्ट कर दे या यस सेलेक्ट कर ले, बाय डिफॉल्ट यस आ रहा है। टोटल CA रिसीव ड्यूरिंग 23-24, आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिला होगा इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। मान लो 2 बच्चों तक आपको 54,000 रुपये मिलते हैं। 27,000 रुपये एक बच्चे के 12 महीने के मिलते हैं, तो दोनों के 54,000 हो जाते हैं। और कितने महीनों के मिले, दोनों बच्चों के कितने हो गए, 12 और 12 24 महीनों का ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। अब डिसेबिलिटी स्टेटस सेल्फ का और डिसेबिलिटी स्टेटस डिपेंडेंट का, ये जिनके लिए रिलेवेंट है ये एंट्री, उनको पता होता है कि क्या यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट NA आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से अपने लिए मान लो मैं बिलो 80 सेलेक्ट कर देता हूँ। डिपेंडेंट कोई मेरे वो उसमें नहीं है, अगर वो भी होता तो मैं यहाँ से बिलो 80 या अबो 80 मैं सेलेक्ट कर सकता था। वो जिसको जरूरत है वो यहाँ कर सकते हैं, उनको जानकारी है। तो ये मैंने एक की एंट्री की है, बाकी लोगों की भी एंट्री इसी तरह से करनी है। और सेम अगर सेम एंट्री है तो उनको कॉपी पेस्ट भी ऊपर से नीचे सेम कॉलम के अंदर हम कर सकते हैं। तो ये एंट्री इस पेज की हो जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर हमें नेक्स्ट पे जाना है। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इस पेज पे कुछ एंट्रीज दिख नहीं रही है, कुछ एंट्रीज आ चुकी है। तो यहाँ क्या करना, बायोमेट्रिक नंबर या बायोमेट्रिक आईडी, जो पहली एंट्री है रेड कलर में, वहां पे मुझे अपनी बायोमेट्रिक आईडी एंटर करनी है, मतलब हर एक इंडिविजुअल की। हाँ, यह मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग अब तक जो काम किया वो कॉमन है, मतलब सबके लिए सारा डाटा जो है वो फिक्स है। अब आपको आगे काम करना वो इंडिविजुअली करना। तो अभी इस फाइल को सेव कर लें और इसके बाद में जो काम करें उसको सेव एज करके इंडिविजुअल के लिए उस फाइल को सेव कर ले। तो यहाँ पे मैं अपनी BMID एंटर कर दी। अब BMID एंटर करते सारी इंफॉर्मेशन अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती, क्योंकि वो डाटा वो जहां हमने पेस्ट किया था वहां से अपने आप फेच कर लिया इसने। और इसमें कोई भी एंट्री मुझे नहीं करनी, क्योंकि 13 नंबर पे मंथली SLF क्योंकि है ही नहीं, तो या प्लेन रहेगा। और एग्रीगेट अलाउंसेस कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। और यहाँ मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मुझे कोई एंट्री मिसिंग है या कुछ चेंज करना, तो मुझे जो जहाँ डाटा कॉपी पेस्ट किया या डाटा एंटर किया वहां चेंज करना है, या फिर मुझे
इंडिविजुअल एंट्री वाले पेज पे जाकर के वहां सेम सीरियल नंबर पे उसकी एंट्री कर देनी है, तो यहाँ पे अपने आप दिख जाएगा। तो आई थिंक अब तक की जो एंट्रीज थी मैक्सिमम एंट्रीज का काम हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ बातें हैं जो हमें एक्चुअली इंडिविजुअली एंटर करनी पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पे जाते हैं तो एक वेरिएबल एंट्रीज का एक पेज आता है, और इस पेज का मतलब है कि आपकी जो एंट्रीज आ रही है जो कॉमन पैटर्न के अकॉर्डिंग तो अपने आप चेंज हो जाती है, लेकिन आपकी पर्टिकुलर कुछ चेंजेज होता है तो वो चेंज ये अपने आप नहीं लेता है सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप उनको चेक करें और जहां रिक्वायरमेंट है उनको एडिट कर दें। तो यहाँ पे देखो एक कॉलम चेक का है जो कि येलो बॉक्स में लिखा है उसका हेडिंग, और एक कॉलम जो व्हाइट वाला कॉलम जो है ब्लू बॉक्स में उसका एडिट का ऑप्शन है। मीन्स अगर आपने चेक किया यार कुछ आपको चेंज करना है तो उसको यहाँ पे व्हाइट वाली कॉलम के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डीए वाला कॉलम है, यहाँ पे 42 और 46 को कर रखा है, क्योंकि यहाँ से 42 होना था तो वह 42 एंटर कर दिया, आगे के लिए वो अपने आप हो जाता है। लेकिन फिर इस मंथ से 46 होना था तो यहाँ पे मैंने एक बार 46 कर दिया, आगे जो सब्सिक्वेंट मंथ्स है वहां पे वो अपने आप चेंज हो जाता है। इसी तरह से बेसिक पे एक्चुअली मैंने जुलाई का इंक्रीमेंट मेरा अपने आप ले लिया गया मेरे डाटा से, तो जुलाई में इंक्रीमेंट दे दिया, लेकिन फिर भी कोई चेंज आता है किसी महीने, मान लो मुझे यहाँ एमएससीपी मिल जाती है तो मैं यहाँ अपना एंट्री कर देता हूँ। यहाँ 66,000 मान लो एक एमएससीपी होने के बाद होता, तो आगे सारे जगह वो एंट्री हो जाती है। और ये जनवरी, क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट मंथ होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक बार और एंटर करना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly। तो फिर ये सब जगह प्रॉपर आ जाता है। इसी तरह से टीए वाला कॉलम है, ऑब्वियसली कई लोग जो मंथ में पूरे दिन महीने प्रेजेंट नहीं होते, स्कूल छुट्टी पे होते, लॉन्ग लीव पे, तो उनका टीए नहीं मिलता, तो वो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यस की जगह नो कर देंगे तो वो टीए हट जाता है। तो सैलरी में टीए मिला या नहीं मिला उसको यहाँ से आप जा करके चेंज करेंगे। मैं बाय डिफॉल्ट यस कर रखा है क्योंकि सबको टीए मिलता है। इसी तरह अदर अलाउंसेज, आप जानते हैं कि अब तक कौन कौन से अलाउंसेज के बारे में बात हो चुकी है, उन अलाउंसेज के अलावा भी कोई अलाउंसेज है जो आपको सैलरी में मिल रहे हैं तो वो उसकी एंट्री यहाँ करें। मोस्टली अलाउंसेज कवर हो चुके हैं, यहाँ कोई करने की जरूरत नहीं आई थिंक। इसके बाद जीपीएफ, ऑब्वियसली जीपीएफ आपने स्टार्टिंग वाला तो एंटर कर दिया मार्च में 5,000, लेकिन उसके बाद में भी हम साल में 3 बार जीपीएफ चेंज करा सकते हैं, तो उसकी एंट्री यहाँ से चेंज कर सकते हैं चेक करके कि मान लो मैंने जुलाई से इसको 10,000 करा दिया, तो ये जुलाई वाले महीने में जाकर के मैं 10,000 की एंट्री कर देता हूँ, तो आगे के सभी महीनों में 10,000 अपने आप हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि पहले से एंट्री कोई हो रखी होगी तो ये 10,000 आगे के महीनों में हो जाता है। इसी तरह जीपीएफ लोन अगर कोई है उसकी डिडक्शन मेरी सैलरी से हो रहा तो मैं यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ उसकी। जीआईएस क्योंकि 60 बाय डिफॉल्ट हमारा डिडक्शन हो रहा है तो मैंने 60 पहले से एंटर कर रखा है। इसी तरह से मिसलेनियस डिडक्शंस में 120 जुलाई में डिडक्शन होता है और 500 रुपीज जनवरी में डिडक्शन होता है। अगर इससे डिफरेंट कुछ डिडक्शन होता है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। एडवांस टैक्स वो होता है जो हमारी सैलरी के अंदर से कट रहा है, पर मंथ जो सैलरी में से टैक्स कट रहा है। मान लो मेरा अप्रैल से 5,000 कट रहा है, तो मैं अप्रैल से 5,000 किया, एक ही बार करना पड़ा, सारे यहाँ आ गए। बाद में कुछ चेंज होता तो उस चेंजिंग जो फर्स्ट मंथ था उसके अंदर में जाकर के मान लो यहाँ पे मुझे सितंबर से 10,000 कटवाया था, तो सितंबर के सामने 10,000 किया तो आगे वो अपने आप 10,000 का, मुझे हर महीने एंटर नहीं करना पड़ेगा इसको। तो इस प्रकार से ये वेरिएबल एंट्रीज के साथ हम अपने सैलरी से रिलेटेड सारी एंट्रीज को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद में कोई ऐसा नहीं बचता कि हमारे को और कुछ करना है। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारी फुल सैलरी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है हमारे को, जो कि मंथ वाइज डिडक्शंस, ग्रोस सैलरी, अलाउंसेज और नेट सैलरी सब कुछ यहाँ आ जाता है। नेट सैलरी वाले कॉलम से आप अपने बैंक स्टेटमेंट से चेक भी कर सकते हैं कि आपको ये जो सैलरी मिली थी वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ डिफरेंट है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसको चेक भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये बहुत बड़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे फुल सैलरी डिटेल वाला पेज बहुत काम का है, जिसको आप प्रिंट निकाल करके अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं हर साल। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं, इस पेज पे करना कुछ नहीं है, देखने के लिए ये ये क्या है, इनकम फ्रॉम एरियर्स एंड अदर सोर्सेस। अब से पहले जितने अलाउंसेज और जो भी डिडक्शंस थे उनको उन्होंने कवर कर लिया, लेकिन कुछ एरियर्स जो होते हैं हमें इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान मिलता है, उसमें भी हमें जो 2 बार डीए मिलता है जनवरी और जुलाई वाला, उसको
बोनस को और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को इसमें एंटर नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें मंथ वाइज जो भी कोई एरियर मिला है इनके अलावा, तो उसकी एंट्री इस कॉलम में करना है। मान लो मुझे अगस्त में जाकर के 1 लाख रुपए एरियर मिले, तो यहाँ किया, पर 1 लाख में से टैक्स भी कटवा दिया मैंने 10,000। तो ये इस तरह से एंट्री करनी है। जिस महीने में आपका अमाउंट आया हो, क्रेडिट हुआ हो, उसी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक चीज और करनी है आपको, डीए और बोनस जो है आपको मिला है या नहीं मिला, वो आपको ही यहाँ पे देना है कमांड। तो यहाँ पे डीए फर्स्ट, डीए सेकंड, जानते हैं आप, जनवरी वाला फर्स्ट और जुलाई वाला सेकंड होता है, तो उसको यस करेंगे तो अपने आप कैलकुलेशन ले लेता है। यस कर दिया, ये भी यस कर दिया। और इसके बाद बोनस मिला तो बोनस को यस कर दिया। और इनके अलावा कुछ इसमें भी चेंज करना तो आप यहाँ पे जाकर के इसको एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक एंट्री और आ रही थी, एनपीएस डिडक्शन फ्रॉम डी एरियर्स। डेफिनेटली आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, जो एनपीएस एम्प्लॉयज होता है, वो अपनी सैलरी का 10% कटाते हैं, जिसका बेसिक और डीए का 10% जाता है। तो डेफिनेटली डीए के अंदर भी आपका 10% जाता है। तो डीए जो मिल रहा है आपको एरियर, उसमें से भी 10% एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है। तो अगर कर रहा है तो यस कर दे, अदरवाइज उसको नो रहने दे। कई डीडीओ उसको डिडक्ट करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ऐसा है तो उसको कर ले। लेकिन फिर भी कोई और अदर इनकम है, जैसे मान लो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट को यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वो आपके एरियर और अदर इनकम को आपने यहाँ एंटर कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो ये क्या था, डिडक्शन एंड रिबेट्स का। जो भी आपके डिडक्शंस अवेलेबल है आपके लिए, यहाँ से आपको पता चल जाता, जो कॉमनली जो डिडक्शंस है उन सबको मैंने यहाँ कवर किया है। उसके अलावा भी कुछ है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में जाकर के, इस वीडियो के में मैं इसके अंदर प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी आ चुकी है, जीपीएफ, क्योंकि जीपीएफ ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो जीपीएफ सारा आ चुका है। यहाँ पे जीआईएस आ चुका है। यहाँ पे 80 के एड्रेस 75,000 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं डिसेबिलिटी का ऑप्शन मैंने चूज किया था 80% से नीचे का, तो 75,000 का डिडक्शन अपने आप दिखा दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब कुछ चीजें हैं जो येलो जो बॉक्सेस दिख रहे हैं उनके अंदर एंटर करना है। तो पहली एंट्री क्या है यहाँ पे, कि एक्चुअल रेंट पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसके अंदर कितना एक्चुअल रेंट पे किया मैंने। अगर मैं रेंट पे रहता हूं तो मैं यहाँ पे अपना रेंट जो पे किया साल भर में, वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। जो आपको पता है उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज होती है वो आपके डीडीओ के ऊपर डिपेंड होती है, वो अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट है। यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर दें, और उसको समझने के लिए आई बटन पे जाकर के उसकी डिटेल वो भी चेक कर सकते हैं कि आपकी टोटल बेसिक कितनी बढ़ रही है, टोटल डीए कितना बढ़ रहा है, एचआरए कितना रिसीव किया आपने, और रेंट आपने कितना पे किया, वो यहाँ आ जाएगा। तो इनमें से जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपने आप जो रिबेट आपकी वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बैक किया, और यहाँ पे मान लो 3 लाख रुपए मैंने साल भर में रेंट वो रेंट पे कर दिया। तो मैं यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ देखो क्या आ जाता है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव कितना किया, 2,08,197। टोटल सैलरी ये है, 50% ऑफ सैलरी है। टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ये है। तो अब तीनों में से जो मिनिमम, इसमें से रेंट रिसीव किया, उसमें से एचआरए, और आपकी 50% में कितना है, 10% से एक्सेस कितना है, वो तीनों में कंपैरिजन होता है। और लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, 1,87,000 का इसमें डिडक्शन प्रोवाइड करा देता है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर आपने लोन ले रखा है होम लोन, तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसकी एंट्री यहाँ करनी है 2 लाख तक। अगर 2 लाख से ऊपर है तो आप यहाँ 2 लाख ही करें। मेरा 2 लाख से ऊपर है तो मैं यहाँ 2 लाख कर देता हूँ, 2 लाख। ओके। एलआईसी, एलआईसी के अंदर पीएलआई, एलआईसी और भी जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी है तो वो एंट्री यहाँ पे एग्रीगेट कर दे अमाउंट की, जिसमें यहाँ दे रखा है। ट्यूशन फीस, मान लो मैं बच्चों की 50,000 रुपये ट्यूशन फीस पे कर रहा हूँ। एलआईसी मेरी 20,000 है। एफडी कोई नहीं है। HLPP समझने की बात है कि ये होम लोन प्रिंसिपल, होम लोन आपने ले रखा, इंटरेस्ट यहाँ एंटर कर दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है 80C के अंदर जाता है, और वो मान लो मेरा 30,000 कट रहा है, 30,000 जाता है। पीपीएफ मैंने मान लो 5,000 रुपये करा दिए। और इसके अलावा भी अगर 80C के अंदर आप जानते हैं
कोई भी डिडक्शन आपके पास अवेलेबल है तो उसको एंट्री यहाँ अदर में जाकर के कर दें। तो ये आपकी एटीसी की एंट्रीज हो जाती है। उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, ये ATCCD1B एक्चुअली एनपीएस वाला ऑप्शन है। अगर एनपीएस में है और आपका 1.5 लाख से ऊपर अमाउंट जा रहा है तो जो स्प्लिट होकर के अपने आप यहाँ पे दिख जाता है। और आप वैसे भी करा सकते हैं एनपीएस अकाउंट, जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लोग हैं वो भी एनपीएस अकाउंट खुलवा करके उसका बेनिफिट 50,000 तक का यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद ATD, मेरा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो मैं 25,000 तक का बेनिफिट उसमें ले सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरा और मेरे बच्चों का है। क्योंकि अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है उसका है तो वह 50,000 तक की रिबेट अवेलेबल है। ये 80DDB कुछ स्पेसिफिक डिजीज है उसके लिए अवेलेबल होता है, जिनके साथ ये स्थिति होगी उनको पता होगा इसका। एजुकेशन लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट पे किया तो 80E के अंदर एंटर करें। 80EE है जो कि एक नया प्रोविजन है, उसके तहत आप जो कुछ सर्टेन हाउस प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर 1.5 लाख तक की इंटरेस्ट में एडिशनल रिबेट मिलती है। तो मेरा 1,41,000 का एक बैलेंस अमाउंट और रह जाता 2 लाख के बाद में, क्योंकि 3 लाख से ऊपर का 3,41,000 समथिंग मैंने उसमें इंटरेस्ट पे किया पूरे साल के अंदर, तो 1,41,000 का मुझे यहाँ बेनिफिट मिलता है। ATEEB जो कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने परचेज किया है तो उस पर इंटरेस्ट जो पे किया है इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, लोन लिया है तो उसको यहाँ एंटर कर दे। ATG डोनेशन है, डोनेशन में प्रोविजंस है कि 50% और 100% का है। उसके अंदर डिटेल में आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस किस में कौन कौन से डोनेशन के लिए आपको 100% रिबेट मिलेगी, कौन से के अंदर आपको 50% मिलेगी। अगला है ATU का जो ऑलरेडी आ चुका है वो बाय डिफॉल्ट, जो कि आपने पहले से डिटेल प्रोवाइड करा दी। तो ये कुछ एंट्रीज है कॉमनली 95% लोग जो है वो इसी में आते हैं। कुछ स्पेसिफिक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसको ऐड कर दूंगा इसके अंदर और आप यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज जाते हैं तो हमारे को एक मिल जाती है इनकम डिक्लेरेशन शीट, जो कि हमारे को डीडीओ को देनी होती है हमारी इनकम को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये इनकम डिक्लेरेशन शीट आ जाती है, इसके अंदर सारी इनकम आपकी दिख जाती है, सारी जिसपे टैक्स लगना है। और ग्रोस इनकम यहाँ पे दिख जा रही है आराम से 16,15,731। कुछ चीजें मैंने एंटर कर दी थी ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे, इसलिए वो इनकम इतनी ज्यादा दिखा रही, मेरी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन इस पेज पे एक काम और करना है, खास तौर से एनपीएस एम्प्लॉयज को। एनपीएस एम्प्लॉयज को क्या करना है, यहाँ पे राइट में मैंने एक कॉलम दे रखा है जिसके अंदर देना है कि फॉर द यूजर्स हुज एनपीएस नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, सैलरी से अगर किसी महीने एनपीएस नहीं कटा तो वहां यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। मीन्स जो ब्लैंक दिख रहे हैं वहां पे नो करना है। मान लो जून के अंदर एनपीएस नहीं कटा किसी कारण से तो नो कर दिया, नो करते हैं एनपीएस जो था वो डिडक्ट नहीं हो रहा है एनपीएस। हालांकि यह जीपीएफ का सारा लेखा जोखा है, तो एनपीएस अगर है तो वो एनपीएस का यहाँ दिखाते ही वो वहां की एंट्री को उठा देता है। तो ये इस तरह से यहाँ एनपीएस एम्प्लॉयज का काम की है ये एंट्रीज। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो क्या मिलता है यहाँ पे हमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जनरली लोगों को बहुत कंफ्यूज करने वाला है और यही चीज जानना बहुत जरूरी है। ये है हमारा कंपैरिजन ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड अंडर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम्स। दोनों टैक्स रिजीम है उनके अंदर कैलकुलेशन आ चुकी है, क्योंकि हमने इनकम के लिए सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, डिडक्शंस के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। अब हमारी कैलकुलेशन आएगी इनकम टैक्स की, तो उसके लिए दोनों जो हमारे टैक्स रिजीम्स है उनके अंदर यहाँ कैलकुलेशन दिख रही है आपको साइड बाय साइड। ओल्ड टैक्स रिजीम लेफ्ट में है, राइट में है आपका न्यू टैक्स रिजीम। अब यहाँ पे ग्रोस एनुअल इनकम दोनों में बराबर है 16,15,731। टोटल टैक्स डिडक्शंस एग्जाम्पशंस कितने हैं, ओल्ड में ज्यादा होते हैं क्योंकि न्यू में नाम मात्र के टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे ओल्ड का मैं बता देता हूं एक बार, 8,68,802 डिडक्शन अवेलेबल है यहाँ पे। और उसको घटने के बाद भी यहाँ पे 7,46,929 की ही इनकम वो सॉरी टैक्सेबल इनकम बची है। तो टैक्सेबल इनकम पे आपके टैक्स स्लैब्स प्रोवाइड करा रखे हैं यहाँ पे। 2.5 या 3 लाख तक आपका नील होता है क्योंकि सीनियर सिटीजन 3 लाख होता है। उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% होता है जो कि 12,500 हो गए। और 5 लाख से 10 लाख तक 20% का स्लेब होता है जो कि 49,386 हो गया। और टैक्सेबल इनकम 7,46,000 है, इसलिए 10 लाख तक कवर हो जाता, 10 से ऊपर कोई इनकम नहीं है। तो यहाँ पे इसकी दोनों जो स्लेब के अंदर कैलकुलेशन होकर के आ रहा है, इसका टोटल 61,886 है। उस पे एजुकेशन सेस लगता है 2,475 और टोटल टैक्स हो जाता है यहाँ पे राउंड करके 64,361। और मैं ऑलरेडी 85,000 रुपये टैक्स दे चुका हूँ तो डेफिनेटली रिफंड होना है। तो यहाँ पे क्योंकि आप
ब्लैंक हो जाता है क्योंकि रिफंड है उसको नहीं दिखा रखा है यहाँ पे, लेकिन आपकी कंप्यूटेशन सीट है उस पर दिख जाएगा ये। तो ये तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम क्या कहता है, क्योंकि ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी सेम रहेगी, लेकिन टोटल डिडक्शन एग्जेम्पशंस अवेलेबल जो है वो इसके अंदर नाम मात्र के हैं, और वो यहाँ दिख जाते हैं 80CCD2, जो कि एनपीएस एम्प्लॉयज के लिए है, जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, जितना सैलरी से कटता है उतना ही एम्प्लॉयर भी देता है, वो यहाँ पे सीधा सीधा घट सकता है। और दूसरा जो कि डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वो भी एग्जेप्टेड होता है 3200 पर मंथ के हिसाब से। तो ये 38,400 वही आता है 12 महीने का, जो कि यहाँ दिख रहा है। क्योंकि एनपीएस में नहीं हूं मैं, तो एनपीएस का नहीं दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ टैक्सेबल इनकम आ जाती है 15,77,371। वो अलग अलग स्लेब्स यहाँ पे 6 स्लेब है, 3 लाख तक अलग है जहाँ नील है, 3 से 6 में आपका 5% है 15,000 हो गया, 6 से 9 में फिर 10% है 30,000 हो गया, हर फिर 9 से 12 में 15% है तो 45,000, और 12 से 15 में 20% में 60,000 है, और 15,000 अबो में 30% है तो 23,199 है। तो यहाँ पे सभी टैक्स स्लैब, सभी टैक्स रेट्स जो है वहां पे टैक्स जा रहा है, क्योंकि 15,000 से भी ऊपर इनकम यहाँ दिखा रखी है। तो ये सारी कैलकुलेशन होकर के टोटल टैक्स ये बन जाता है। उसमें से रिबेट कोई अवेलेबल 87 के अंदर जो टैक्स रिबेट अवेलेबल है वो तभी रिबेट अवेलेबल है जब आपकी टैक्सेबल इनकम, जो ये टैक्सेबल इनकम है 7 लाख से नीचे हो, तो यहाँ पे आपकी 25,000 तक की टैक्स रिबेट अवेलेबल हो जाती है। और अगर ओल्ड रिजीम के अंदर है तो 5 लाख से कम टैक्सेबल इनकम होती है तो 12,500 तक की टैक्स रिबेट अवेलेबल है अंडर सेक्शन 87A। तो ये रिबेट तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे कुल मिलाकर के आपका टैक्स कैलकुलेट होकर के आ जाता है नेट टैक्स पेएबल। वो ये इस तरह से है कि यहाँ आपको 95,000 टैक्स और पे करना है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका डेफिनेटली टैक्स रिफंड होगा, जिसको हम यहाँ आकर के देख सकते हैं। तो दोनों टैक्स की कैलकुलेशन दिखा दी। एक बात और बता देना चाहता हूं कि आगे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी ये कैलकुलेशन को आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास ग्रोस इनकम पहले से पता है, आपके डिडक्शंस आपको ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर पहले से पता, तो यहाँ एंट्री करते ही ये कैलकुलेशन यहाँ चेंज हो जाती है। यहाँ जो एंटर करोगे वो लेगा, लेकिन आपको ऐसे ही अगर आपको करना नहीं है इसमें, तो इसको ब्लैंक रहने दें। अगर यहाँ एंट्री कर दोगे तो वो आपकी ऑटोमेटिक जो डाटा ले रहा है वो नहीं लेकर के यहाँ वाली एंट्रीज को ले लेगा। तो आप अगर डायरेक्ट आपको इनकम पता है किसी की एग्जाम्पल के तौर पे चेक करना, तो यहाँ से एंट्री कर करके भी उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन चेक करेंगे। उसके बाद में ये अपने आप रिकमेंड कर रहा है टैक्स रिजीम रिकमेंडेड बाय कैलकुलेटर इज ओल्ड। ओल्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, और नहीं दिख रहा नहीं, इसके अलावा यहाँ पे ज्यादा कटा हुआ है और कम कटना था तो रिफंड भी होगा, जबकि यहाँ टैक्स लाइबिलिटी और बढ़ रही है 95,127 की। तो डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रिजीम इतना फायदेमंद है कि आपको तकरीबन 1,10,000 रुपए के आसपास टैक्स रिफंड होना है। तो कौन चाहेगा रिफंड न ले? तो इसको अगर फिर भी जान कोई है इंसान ऐसा, कोई दानी, कि वो देना चाहता है 1,10,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकता है नो, कि मैं ये जो सजेस्ट कर रहा है उसके साथ एग्री नहीं हूं, मुझे तो कुछ अलग करना है। तो वो नो को सेलेक्ट कर दे यहाँ से। और नो को सेलेक्ट करने के बाद में ये चेंजेस तो ये दिख ही रहा है, लेकिन आपकी कंप्यूटेशन सीट यहाँ से जा करके यहाँ चेक कर सकते हो। और यहाँ पे 95,127 का टैक्स दिख जाता है। यहाँ पे कैसे कैसे टैक्स बना आपका, वो कैलकुलेशन सारी प्रॉपर तरीके से दिखाई जाती सकती है। लेकिन मैं एक्चुअल में जो रिकमेंड कर रहा है उसी को रखना चाहूंगा। तो सेलेक्ट को वापस कर दिया, यहाँ पे नो को उठा दिया, और मैं कंपटीशन सीट पे जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या दिख जाता है, एक पेज आ जाता है जिसमें ऊपर की तरफ क्या, जेन्युइननेस ऑफ द फॉलोइंग इज हियर बाय सर्टिफाइड एंड सबमिटेड फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन। मीन्स जो भी डिडक्शंस है मैं उसको सर्टिफाई करके देता हूँ एंट्रीज के साथ, और डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट होंगे वो तो मैं वेरीफाइड कॉपी लगा ही दूंगा। तो इसके बाद यहाँ क्या आता है, टैक्स कैलकुलेशन सीट आती है जो कि कंपटीशन सीट है। उसके अंदर हर एक एंट्री डिडक्शंस की, और यहाँ रिफंडेबल दिखा दिया, वो 20,639 रुपये रिफंड हो रहे हैं आपके, 20,639, क्योंकि 85,000 आपका टैक्स ऑलरेडी कट गया, 64,361 आपका कटना था। तो 20,000 से भी ऊपर आपका रिफंड होना है। तो इस तरह से दोनों रिजीम के अंदर टैक्स कैलकुलेशन सीट्स आपके सामने है। अब इसमें
बैक जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, होम पेज पे चले जाते हैं। और यहाँ से एक ऑप्शन हो रहा है हमारे पास इंपॉर्टेंट लिंक्स का, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो यहाँ से जानकारी और मिलेगी आपको। ये डैशबोर्ड, होम, डिडक्शन, वेरिएबल, एंट्रीज, एरियर, अदर, ये सब काम कर लिया, डिक्लेरेशन शीट कर ली, फुल डिटेल ऑफ सैलरी कर ली, कंपैरिजन कर लिया, दोनों ओल्ड और न्यू के अंदर जो हमारा कंप्यूटेशन शीट्स थी उसको भी देख लिया। अब क्या था यहाँ पे, रेंट रिबेट कैलकुलेटर और सैलरी स्लिप। रेंट रिबेट कैलकुलेटर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो उस पर नहीं जाना, हमें फिर से क्या जाना, सैलरी स्लिप पे। अब सैलरी स्लिप क्या होता है कि हमें प्रिंटेड कंप्यूटराइज सैलरी स्लिप मिल जाए तो उसको बैंक वाले बहुत इजीली मान जाते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी आपके बैंक स्टेटमेंट से मैच कर गई और आपकी सैलरी प्रिंटेड है, कंप्यूटर जनरेटेड आपकी सैलरी स्लिप मिल गई। तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली डाटा आपका प्री फिल्ड है यहाँ पे। अब आपको कुछ चीजें एंटर करनी पड़े, वार्ड नंबर, कैटेगरी, ये कैटेगरी के अंदर आपकी ABCD होती है, कौन से B ग्रुप में आते हैं, CD ग्रुप में आते हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट, BMID, यहाँ एंटर करते ही डाटा ये चेंज करेगा। और मंथ, कौन से मंथ की सैलरी स्लिप जनरेट करनी है, और आपको ईयर यहाँ डालना। डेफिनेटली इसके अंदर जो डाटाबेस बना हुआ उसी साल का ये सैलरी स्लिप बना पाएगा, बाकी का नहीं। तो इस तरह से यहाँ से सैलरी स्लिप का लेकर के ऐसे प्रिंट निकालेंगे, और प्रिंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपकी सैलरी आप जो बता रहे हैं उतनी बैंक में आ रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इजीली आपको सैलरी स्लिप भी मिल जाती है यहाँ से। तो इस तरह से हम इस कैलकुलेटर की हेल्प लेकर के हमारा काम बहुत आसान तो करेंगे, लेकिन आपको जानकारियां भी मिलेगी और आपका काम बिल्कुल सही होगा, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। डेफिनेटली आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप बाकी लोगों को भी ये शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन देना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप और हेल्प ले सके और अपडेटेड रह सके। थैंक यू। टेक से भी टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम के थ्रू। उसके लिंक आपको अलग अलग पेजेस पे प्रोवाइड करा रखे हैं, यहाँ पे भी, इस पेज पे भी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद। तो साथियों, इस अमेजिंग सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डाउनलोड करें और यूज करें। लेकिन किसी भी साथी को ये सॉफ्टवेयर ना भेज करके इस वीडियो का लिंक भेजें, ताकि वो भी